विद्यार्थी आप लोग कैसे? आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और उम्मीद करते हैं कि आप बेहतर होंगे और अपनी तैयारी के प्रति आप अग्रसर होंगे। हम आपके लिए जो इसी महीने आपको पता है कि 7 अगस्त से एग्ज़ाम चालू होने वाला है, रेलवे परीक्षा वो भी 12th लेवल का। इसी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने कम से कम 40-50 वीडियो बना के रखा है 2025 के प्रश्नों का हल, वो भी स्नातक का याद रखें एनटीपीसी का, जहाँ पर आपको मैथ्स का, रीजनिंग का, जीके जैसी क्लास अलग अलग आपको मिल जाएगी। और मैथ्स का चैप्टर वाइज चल रहा है फिलहाल अभी, और रीजनिंग का टाइप वाइज हो चुका है। हमने 16 से 17 टाइप पढ़ाया है जो एग्जाम में बार बार हर चैप्टर में आ रहे हैं, आप जाके विजिट कर सकते हैं। और आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट RRB NTPC MCQ 2025 के प्रश्नों का समाधान और भंडारा के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि जीके जेस हम अभी आपको सब्जेक्ट वाइज दिखा रहे हैं। आप देख पा रहे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री सभी के हमारे पास डाटा रखा है, आप देख पा रहे होंगे। जहाँ स्पोर्ट्स के, म्यूजिक, डांस के पूरा डाटा हमारे पास रखा है। और 2025 की बात कर रहे हैं, जो हाल ही में एग्जाम हुआ स्नातक स्तर का, हाँ उसी के प्रश्न पत्र हमने 1 से लगा के 50 तक प्रश्नों को दिखाया है। तो हमने मॉक टेस्ट फर्स्ट नाम दिया उसको। अब जो सेकेंड मॉक टेस्ट होगा, अब हम इनकावन से आपको 100 तक प्रश्न दिखाएंगे और लिखकर गारंटी के साथ कह सकता हूँ विद्यार्थियों, यहाँ से आपके प्रश्न रिपीट होने वाले हैं। और हर शिफ्ट में याद रखें इतिहास के 5 से 8 प्रश्न आ जाते हैं, कम से कम 5 और अधिकतम 8 तो नहीं आएगा। मान लीजिएगा आप 3 से 5 प्रश्न आना, मतलब आना है, कम से कम 3 प्रश्न आ सकता और अधिकतम 5 प्रश्न इतिहास के आएंगे, हर शिफ्ट में आएगा। और यहीं से प्रश्न रिपीट होगा। तो आपका मॉक टेस्ट सेकेंड है, आप जाकर वेट करें, दिखाते। अगर आपने पहली क्लास नहीं देखा है, बाकी हमने पहले भी पढ़ाया, ऐसी बात नहीं है। पहले हमने मिक्सअप पढ़ाया है, टॉप शिफ्ट बाय डे बाई। अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं बिल्कुल सब्जेक्ट वाइज। इतिहास का सेकंड क्लास चल रहा है, जी मॉक टेस्ट कह सकते हो। चलिए पहला प्रश्न आप देख पाएंगे, आपको पूरा ही प्रश्न देखना पड़ेगा। 1904 में प्रथम सहकारी ऋण समिति अधिनियम का अधिनियम निमन निम्नलिखित में से किस से प्रभावित था? कहने का मतलब ये है 1904 में प्रथम सहकारी ऋण समिति का एक अधिनियम आया था, इनमें से किससे प्रभावित याद रखें? तो इसका आंसर राइट होगा भारतीय दुर्भिक्ष आयोग। ठीक है, भारतीय दुर्भिक्ष आयोग से संबंधित था आपका प्रथम सहकारी ऋण समिति अधिनियम। इस प्रकार से आप देख पाएंगे एग्जाम डेट 18 जून 2025 हुआ था, सेकेंड शिफ्ट हुआ था, याद रखिएगा। यहाँ पर आपको बार बार नहीं बताएंगे हम, आप खुद भी समझ सकते हैं। नेक्स्ट, चुआर विद्रोह जो साधारण किसानों और वंशानुगत श्रमिकों की आर्थिक शिकायतों की परिणति के रूप में उभरा, निम्नलिखित में से किस वर्ष के दौरान चरम सीमा पर पहुंच गया था? तो याद रखें 1798 से 90, मतलब 99। इस समय जो चुआर विद्रोह था, ये चरम सीमा पर पहुंच गया था। इसका पहले भी हमें प्रश्न पूछ चुका, याद रखें। और मैं आपको बता रहा हूँ बार बार, जो प्रश्न आ रहा है वो समझ जाओ, उससे संबंधित प्रश्न आपको और भी मिलेगा, समझे? तो चुआर विद्रोह किससे संबंधित था? किसानों से संबंधित था, उनकी आर्थिक समस्याओं को लेकर समस्या था। और यह 1798 से 99 के बीच बहुत चरम सीमा पर पहुंच गया था। नेक्स्ट प्रश्न आप देखेंगे, और आप चिंता ना करें कि जानकारी गलत तो नहीं है। आपको बता दो 12th लेवल चाहे रेलवे की कोई भी वैकेंसी, आपको बहुत सपोर्ट होने वाला है। और अगर एग्जाम आपका रेलवे का है आगामी दिनों में, तो आप पढ़ना ना भूलें। नेक्स्ट, गुप्तोत्तर काल में अग्रहार भूमि का प्रशासन कौन करता था? गुप्त काल की बात कर रहा है, मतलब ये होता है गुप्त काल। देखो, अग्रहार भूमि मतलब ये होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसी भूमि जो ब्राह्मणों को या मंदिरों के नाम पर दान दी गई हो। उस भूमि की देख रेख कौन करता था? तो याद रखे ब्राह्मण करते थे। जी आपको बताना होगा, अगर आपने गुप्त साम्राज्य पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। तो गुप्तोत्तर काल में जो अग्रहार भूमि मतलब ब्राह्मण या मंदिरों के नाम पर दी गई भूमि, ये देख रेख है, ये प्रशासन कौन करता था? ब्राह्मण। और अगर आपके शिफ्ट में आया तो आप भी देख सकते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक्ट द्वारा, अगला प्रश्न है 100 तक क्रमांक जाएगा, निम्नलिखित में से किस एक्ट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशकों की संख्या कम कर दी गई? 1853। इस प्रकार से हमें एक्टों का प्रश्न बार बार पूछ रहा है, ये बात आप लोग याद रखें। 1784 ईस्ट इंडिया पूछा, 1773 पूछा है, और 1858 पूछ चुका है, 57 पूछ चुका है, 1833 पूछ चुका है,
और हमने भाई पहले भी मिक्स क्लास पढ़ा, याद रखें। तो चार्टर एक्ट 1853 में ईस्ट इंडिया कंपनी के निवेशकों की संख्या कम कर दी गई। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? कौन सा मिलान सही नहीं है? तो देखिएगा, ऑप्शन अपना डी राइट होगा। ठीक है, हेरा का आंदोलन पश्चिम बंगाल में नहीं हुआ था। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कहाँ पर हुआ था। तो इस प्रकार से आपको पता है, हर शिफ्ट में हमें विद्रोह का प्रश्न पूछ रहा था। यहाँ पर भी हम शुरुआत से देखेंगे लगातार, तो विद्रोह का प्रश्न बार बार पूछा है। तो यहाँ पर अगर आपको पूछ ले कोल विद्रोह कहाँ पर हुआ था, तो आप बोलेंगे झारखंड, सही बात है। रामौसी विद्रोह महाराष्ट्र में हुआ था। लुसाई विद्रोह असम में हुआ था। और गांठ बांध के रख लो भाई, अगर यहाँ से प्रश्न नहीं आए तो बोल दीजिएगा। प्रश्न पूछेगा तो कोल विद्रोह झारखंड में, रामौसी महाराष्ट्र में, लुसाई असम में। अब हैरा का कहाँ पर हुआ था, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं, वरना आपको 1 नंबर जाने वाले होगा। हो सके उसको पूछ ले, फिर थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा भाई। अगला, मगध में सुंगों का स्थान किस वंश ने लिया? ठीक, तो आपका आंसर आएगा कनवास। ठीक है, आपको पता मगध पहले आपका जनपद हुआ करता था, और आपको पता होगा उस समय मगध एक बहुत शक्तिशाली, प्रतिष्ठित और धन संपदा से परिपूर्ण था। मगध जो वर्तमान में बिहार में आप कह सकते हो। तो वहाँ जब शुंगों का शासन था, तो उनके बाद कनवांश वंश ने अपना साम्राज्य फैलाया। अगला प्रश्न, गुप्त साम्राज्य के शासनकाल के दौरान प्रांतों में न्यायिक मामलों कौन संभालता था? कहने का मतलब ये है कि जो प्रांत है जिसे भुक्ति कहते हैं, इसका प्रश्न भी हम पूछ चुका है कि गुप्त काल में भुक्ति का अर्थ क्या होता है। भुक्ति मतलब होता है प्रांत, मतलब जिसे आप प्रदेश कह सकते हैं। ठीक है, और उसी के बारे में पूछ रहा है कि प्रांत को संभालने वाले को हम उपरिक कहते हैं। उपरिका या उपरिक भी कह देते हैं, कई बार उपरिक भी दिखा देगा, उपरिका देखा रखा, कोई दिक्कत नहीं है। तो गुप्त काल की बात कर रहा है। प्रांत जिसे हम भुक्ति भी कहते हैं, प्रदेश भी कहते हैं, उसको संभालने वाले जे थे। ठीक है, अगला प्रश्न, अपने एक प्रसिद्ध कार में यहा बिन अहमद हिंदी ने दावा किया कि खालिस्तान के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद खालिस के वंशज थे। आपको बता दें, ये प्रश्न हमें पहले भी पूछ चुका है, अगर आपको याद होगा तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं पिछले पार्ट में, और यहाँ का डेट और वहाँ का डेट बनता है। तो मैंने बोला ना आपको, रेलवे का पैटर्न होता है, कुछ प्रश्नों को रिपीट कर देता है। तो यहा बिन अहमद सरहिंदी का दावा करते हैं कि सैयद राजवंश के संस्थापक, ठीक है, पैगंबर मोहम्मद के वंशज थे। मतलब होता है मुस्लिम समुदाय के जो संस्थापक होते हैं हजरत मोहम्मद साहब, जिसे हम पैगंबर भी कहते हैं। ठीक है, उन्हीं के वंशज थे, इनका कहना है। ये प्रश्न पहले पूछ चुका है, बार बार कहना पड़ रहा है। नेक्स्ट, द्विभाषी, हम भाई जानकारी खोजे हैं, जानकारी निकाले हैं, हमसे जो विद्यार्थी जुड़ा है वो सही सटीक पढ़ तो सके कम से कम। हम पूरे आपको समय रहे, 1 हफ्ता मेरे पास बचा है, 1 हफ्ते में प्रयास करेंगे आपको जानकारी देने का जितना बनता है, बाकी फिर पेपर चालू हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बता देना भाई। द्विभाषी शिलालेखों वाले सिक्के जारी करने वाला इंडो ग्रीक राजा निम्नलिखित में से कौन था? द्विभाषी मतलब दो भाषा में भाई, है ना। शिलालेखों वाले सिक्के जारी करने वाला इंडो ग्रीक राजा, तो याद रखें मैं डेमेट्रियस ये राजा का नाम रहेगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, जनवरी 2025 में मनाया गया भारतीय सेना दिवस किस महत्वपूर्ण घटना को चिन्हित करता है? मतलब साल 2025 के जनवरी महीने में भारतीय सेना दिवस मनाया गया, इसका जो घटना है किस घटना को लेकर मनाया गया आप कह सकते हो। तो भारत की जो सेना के प्रथम कमांडर इन चीफ, मतलब जो भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है वह है भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ के आदम मनाया जाता है। ये पूछना चाह रहा आप, समझे, इतिहास के रूप में पूछा। अगला प्रश्न, डेमेट्रियस एक बैक्ट्रियन ग्रीक शासक खालिस्तान के संघर्ष में आया। देखिएगा, अब भी हमें इसी का प्रश्न पूछा था। यहाँ पर क्या प्रश्न पूछा था, देखिएगा, वो इंडो ग्रीक राजा का नाम बताओ
जो द्विभाषी शिलालेख वाले सिक्के जारी किया, तो हमने क्या बोला, डेमेट्रियस। अभी देखो उसी यहाँ शिफ्ट आप देखेंगे 19/6 में पूछा है, और यहाँ आप देख पाएंगे 23/6 में पूछ लिए, 2-3 दिन मिला के 4 दिन बाद पूछा उसी से संबंधित। डेमेट्रियस एक बैक्ट्रियन ग्रीक शासक पुष्यमित्र के संघर्ष में आया था, मतलब दोनों ने संघर्ष किया था, ये दोनों ने लड़ाई लड़ा था, ऐसे कह सकते हो आप लोग। नेक्स्ट, गुप्तोत्तर काल की राजनीति में भुक्ति शब्द का क्या अर्थ है। अभी हमने भुक्ति का जो मुखिया है या कौन प्रशासन कर ये पूछा था, तो आंसर क्या आया था आपका, बताइएगा, उपरिका। उसी प्रकार से हमने बताया था कि भुक्ति मतलब होता है गुप्त काल में प्रांत प्रदेश, तो यहाँ पर आपका प्रांत राइट होगा। कनेक्टिविटी हुआ ना, हाँ। अगर आप तर्क वितर्क करना समझ गए तो आप बेहतर कर पाओगे, प्रश्नों को करना पछताना पड़ सकता है। चलिए, पॉलीगर्ल्स ने किस प्रेसिडेंसी में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया, जब अंग्रेजों ने उनके सैन्य और भूमि अधिकारों को छीनने का प्रयास किया था। तो याद रखें, मद्रास प्रेसिडेंसी। तो पॉलीगर्ल्स एक व्यक्ति हैं जी, इन्होंने मद्रास प्रेसिडेंसी में अंग्रेजों का विरोध किया था, क्योंकि उनके सैन्य और भूमि अधिकारों को छीनने का प्रयास कर रहे थे। ठीक है, अगर आगे बढ़ रहे हैं, भारत की हरित क्रांति का प्रारंभ प्रायोगिक कार्यक्रम से हुआ। इस तरह के पहले कार्यक्रम का नाम क्या था। देखिएगा, हरित क्रांति आप पता है कि भारत 1965 से 66 के बीच माना जाता है, और हरित क्रांति का जन्मदाता डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को मानते हैं। एम.एस. स्वामीनाथन आपने सुना होगा, जाना होगा, तो अच्छी बात है। ये पूछ रहा है, हरित क्रांति जो ग्रीन रेवोल्यूशन है, इसका प्रयोग हेतु कौन सा कार्यक्रम संचालित किया गया पहली बार, तो गहन कृषि जिला कार्यक्रम, मतलब जिला लेवल में बेहतर करना, इस क्रांति को शुरुआत में किया गया था। तो गहन कृषि जिला कार्यक्रम के माध्यम से हरित क्रांति का शुभारंभ हुआ। अगला प्रश्न, चलिए यहाँ पर आप देख पाएंगे, अगला प्रश्न आपके पास 65 है। किस अधिनियम में कहा गया था कि मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंशियल युद्ध कूटनीतिक संबंधों और राजस्व के सभी मामलों में बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन होंगे। तो याद रखें 1784, जिससे हमने अभी बताया था कि ब्रिटिश इंडिया एक्ट का प्रश्न भी आ रहा है। तो 1784 में एक एक्ट आया था ब्रिटेन सरकार द्वारा, उसका नाम क्या था, ब्रिटिश इंडिया एक्ट, और पूछ लेता कि यह कब आया था, आदरा की 1784। अब उसी से संबंधित हमें जानकारी पूछ रहा है क्या, कि जो बंगाल प्रेसिडेंसी है, ठीक है, इसके अधीन मद्रास और बम्बई कि जितने भी मामले हैं, कूटनीतिक मामले हों, चाहे युद्ध हों, चाहे राजस्व मामले, पूरे मद्रास और बम्बई, वर्तमान इसका नाम क्या हो गया, मुंबई जो महाराष्ट्र में है, और मद्रास मतलब क्या होता है, चेन्नई, वर्तमान तमिलनाडु में उसकी राजधानी है। मद्रास चाहे बम्बई हो, इसके समस्त मामले अब बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन होंगे। 1784 ब्रिटिश इंडिया एक्ट के तहत कहा गया था। और आपको यकीन दिला दूं, अगर प्रश्न इस प्रकार से नहीं पूछेगा तो बोल दीजिएगा, इतने संबंधित प्रश्न जरूर पूछेगा। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने 1663 में पुर्तगालियों को कोची राज्य से बाहर निकालने में कोची के राजा की सहायता की थी। देखिएगा, 1663 की बात कर रहा है, पुर्तगालियों को, भाई पुर्तगाली विदेशी थे, कोची राज्य से, कोची मतलब वर्तमान में केरल से बाहर निकालने के लिए कोची राजा की सहायता की थी। तो याद रखें, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, कहने का मतलब ये है कि जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी आया, देखो पुर्तगाली आप पता है कि पहले वास्को डी गामा आया था 1498 में, सुने आप लोगों ने। भारत की खोजकर्ता एक पुर्तगाली व्यक्ति वास्को डिगामा को माना जाता, जो 1498 में आया था केरल कोची कालीकट बंदरगाह में, ठीक है। वहीं पर इन्होंने फिर साम्राज्य स्थापित करना चालू कर दिया। इसके बाद क्या होता है, वहीं से पुर्तगालियों को हटाने के लिए डच ईस्ट इंडिया कंपनी था, कोची की राजा की सहायता कर दिया, उसको भगा दिए। तो इसी प्रकार से पहले भी प्रश्न पूछ चुका है। भोलानाथ सिंह निम्नलिखित में से किस विद्रोह के लीडर थे। बार बार हमें प्रश्न पूछ रहा है, विद्रोह विद्रोह विद्रोह, कोल विद्रोह, भील, मुंडा, संथाल, इस प्रकार से। तो भोलानाथ एक प्रमुख आप कह सकते हैं विद्रोह के लीडर हुआ करते थे, जो तमार विद्रोह,
और तमार विद्रोह याद रखना, ये इससे संबंधित प्रश्न हमें पहले पूछ चुका है। तो तमार विद्रोह के जो लीडर हैं ये भोलानाथ सिंह हैं। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी के निम्नलिखित में से किस एक्ट द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और कार्यकारी कार्यों की औपचारिक रूप से पृथक कर दिया गया? चार्टर एक्ट 1853। अब भी एक प्रश्न और पूछा था मैं इसी एक्ट से। तो चार्टर एक्ट 1853 के तहत जो गवर्नर जनरल की जो परिषद के विधायी और कार्यकारी कार्यों की जो औपचारिक रूप से पृथक कर दिया गया। विधायी काम अलग होंगे, कार्यकारी काम अलग होंगे इस एक्ट के तहत। नेक्स्ट, कायस्थ समुदाय का प्रधान कौन था? इतिहास का प्रश्न है। तो इसका आंसर आएगा प्रथम कायस्थ। मतलब जो कायस्थ समुदाय होता है उसका प्रधान को हम क्या बोलते हैं? प्रथम कायस्थ। जी आप समझना पड़ेगा। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, माना जाता है कि अंग्रेजों के खिलाफ पहला सशस्त्र आदिवासी विद्रोह खालिस्तान में हुआ था 1784। तो अंग्रेजों के खिलाफ भारत का पहला आदिवासी विद्रोह, ध्यान रखना आदिवासियों ने भी बहुत योगदान दिया है भारत की आज़ादी में। तो अंग्रेजों के खिलाफ पहला आदिवासी विद्रोह कब हुआ था? तो आप क्या बोलें? 1784 में। अगला प्रश्न, ब्रिटिश शासन के तहत भारत के लिए अंतिम अपील न्यायालय कौन सा था? याद रखें 12 जून 2025 को पूछा है और इसी प्रकार से हमें पहले ही पूछ चुका। याद रखना इसी ऐसा ही प्रश्न पूछा, सेम टू सेम प्रश्न पूछा भाई। तो आप मानोगे तो अच्छा रहेगा, वरना पिछले वाली क्लास में जाकर देख लो, मिल जाएगा। फिर वहाँ डेट अलग रहेगा, लेकिन है कि नहीं। और बार बार कहना पड़ता है, रेलवे परीक्षा एनटीपीसी और ग्रुप डी का एग्जाम तो अभी नहीं है फिलहाल, लेकिन जब भी होगा आपको जी के जेस पूरा काम देगा। हम पूरा जानकारी पढ़ाएंगे, इतिहास, भूगोल, राज्य शास्त्र, करंट अफेयर, खेल, पूरा जानकारी। बस आप रोज देखना पड़ेगा। तो एनटीपीसी तैयारी कर रहे हैं आप 12th लेवल की, तो देख लीजिएगा स्नातक के प्रश्नों का लेवल और पढ़ लीजिएगा। तो जब अंतिम अपील न्यायालय, मतलब जब ब्रिटिश सरकार का शासन था भारत में, तो भाई उस समय भी न्यायालय हुआ करते थे। लास्ट में आप अपील सिर्फ कहाँ कर सकते थे? लंदन में प्रिवी काउंसिलिंग में, बस। इसके बाद फिर अपील नहीं है। भारत में अपील करेंगे छोटे न्यायालय, बड़े न्यायालय, बड़े न्यायालय। उसके बाद लास्ट आप अपील सिर्फ लंदन में स्थित प्रिवी काउंसिलिंग में ही कर सकते, इसके बाहर नहीं कर सकते। वो लास्ट था, वहाँ जो सजा सुनाया जाएगा वो आपको मानना पड़ेगा। इससे प्रश्न पहले पूछ चुका है। रेगुलेटिंग एक्ट मैंने अभी बोला था 1784, 1853, 1857, 58, इनका प्रश्न बार बार पूछ रहा है। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार गवर्नर जनरल की शक्तियों और उत्तरदायित्व के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? अगर आपको एक्ट पता होगा, एक्ट कब आया था, उसका नाम क्या था और उसके अंदर क्या था, तो आप आराम से प्रश्न बना सकते हो। विद्रोह का प्रश्न हर से बार बार आ रहा है, लीडर आ रहा है, किस समाज से समुदाय से संबंधित है, कहाँ पर हुआ था, उद्देश्य क्या था, ऐसे। और एक्ट का प्रश्न भी आ रहा है। तो फोर्ट विलियम की नागरिक सरकार के लिए नियम और विनिमय बना सकता, ये राइट है। नेक्स्ट, युद्ध और शांति काल में मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी को नियंत्रित करना, ठीक है। नेक्स्ट, युद्ध और शांति काल में मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी का अधीक्षक बनने का अधिकार, जो यहाँ पर था, लेकिन अपनी परिषद के निर्णय को रद्द कर सकता, ये नहीं था। रद्द मतलब अपनी परिषद के निर्णय को रद्द नहीं कर सकता था कौन? गवर्नर जनरल, इस एक्ट के तहत। ऑप्शन पहला, तीसरा, चौथा इस एक्ट के अधीन है, मतलब इस एक्ट में कहा गया है, लेकिन ऑप्शन बी नहीं कहा गया है। अगला प्रश्न आप देखेंगे, लास्ट तक बने रहिएगा प्यारे विद्यार्थियों। 580 से 605 ईस्वी तक शासन करने वाले पुष्पभूति वंश का प्रथम उल्लेखनीय राजा निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? मतलब प्रथम शासक, देखो पुष्पभूति वंश को हम वर्धन वंश भी कहते हैं, जिसे आपने सुना होगा भाई, हर्षवर्धन आपने सुना है, हाँ, इसी वंश के शासक हैं। तो पहले उल्लेखनीय राजा पूछ लिया ना, तो आपका आंसर आएगा प्रभाकर वर्धन। तो प्रभाकर वर्धन पुष्पभूति वंश के प्रथम उल्लेखनीय राजा माने जाते हैं। नेक्स्ट,
अगला प्रश्न लास्ट तक बने रहें, 100 तक जाएगा क्रमांक। खालिस्तान के कारण 17वीं शताब्दी में कोरोमंडल तट पर डच ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई। देखिएगा, अभी हमें एक प्रश्न पूछा था कि जो कोची के राजा का सहायता पुर्तगालियों को भगाने में किसने किया था। 1663 आया था। 1663 में वहाँ जो पुर्तगाली थे, इन्हें भगाने में जो कोची के शासकों की सहायता डच लोगों ने किया था, ये प्रश्न पूछा। अभी फिर उसी से संबंधित प्रश्न आ गया। तो 17वीं शताब्दी में जो कोरोमंडल मतलब होता है, आप समझ पा रहे होंगे, केरल का एक तट है। जैसे पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट है कि नहीं, पूर्वी घाट पश्चिमी घाट, तो इस केरल यहाँ पड़ता है। तो यहाँ जो एरिया है इसे हम कोरोमंडल कहते हैं। कोरोमंडल तट पर ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई। वो कारण क्या था? दक्षिण पूर्व एशियाई बाजारों से वस्त्र की मांग में वृद्धि। जो दक्षिण पूर्व एशियाई है, आप पता होनी चाहिए, एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप होता है, पता है। तो उस महाद्वीप का दक्षिण पूर्व एशियाई में वस्त्रों की बहुत मांग बढ़ गई, तो इससे कंपनी का बहुत फायदा होने लगा। नेक्स्ट अगला देखेंगे, फ्रैंकोइस मार्टिन। क्या? फ्रैंकोइस मार्टिन ने किस वर्ष पांडुचेरी की स्थापना की, जो बाद में भारत में फ्रांसीसियों की मुख्यालय बन गया? याद रखें, जो फ्रैंकोइस मार्टिन है, इन्होंने 1674 में पांडुचेरी, आपने देखा होगा, जिसे पुदुचेरी भी कह देते हैं कई बार, है ना। तो पांडुचेरी याद रखें एक भारत का केंद्रशासित प्रदेश है, जो आपको पता नहीं, केरल सॉरी ये आपका हो गया केरल, जो तमिलनाडु है ना, तमिलनाडु के इधर पड़ेगा, आपको पता होनी चाहिए। पांडुचेरी पुदुचेरी भी कहते हैं। और रही बात इसी के बारे में, इसकी स्थापना किसने किया था, ये पूछ रहा प्रश्न, तो ये आंसर आनी चाहिए फ्रैंकोइस मार्टिन। लेकिन बाद में यह जो फ्रांसीसी आए, देखो पुर्तगालियों को भगाने में सही डच कर दिया, अब डच ने अपना काम संभाला, भाई फ्रांसीसियों का मुख्यालय बन गया बाद में। तो कब बना, ये पूछ रहा है 1674 में। ठीक है, तो प्रश्न कई बार पूछ लेता है कि फ्रांसीसियों का मुख्यालय क्या था, तो आप क्या बोलेंगे? पांडुचेरी। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट, भवानी पाठक और देवी चौधरानी। भवानी पाठक और देवी चौधरानी निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित प्रसिद्ध लीडर है? बार बार प्रश्न पूछ रहा है कि विद्रोह विद्रोह विद्रोह, तो पढ़ लो भाई, पढ़ लो, प्रश्न आएगा मतलब आएगा। तो जो भवानी पाठक और देवी चौधरानी, याद रखें, ये फकीर और सन्यासी विद्रोह से संबंधित प्रमुख लीडर हुआ करते थे। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन हालांकि शुरू में धार्मिक प्रकृति का था, बाद में हाजी शरीयतुल्लाह के बेटे दुदू मियाँ के नेतृत्व में एक किसान आंदोलन में परिवर्तन हो गया? तो उस आंदोलन को बोलेंगे फराजी। ठीक है, फर्स्ट में ये धार्मिक था, मतलब मुसलमानों से जुड़ा था, लेकिन बाद में यह किसान आंदोलन बन गया। और नेतृत्वकर्ता कौन थे, याद रखें, तो हाजी शरीयतुल्लाह के बेटे दुदू मियाँ के नेतृत्व में यह किसान आंदोलन बन गया, जो पहले फराजी आंदोलन नाम जाना जाता था। तो फराजी आंदोलन का संबंध किसान विद्रोह से है, पहले धार्मिक था लेकिन बदलाव हो गया। और आपको बता दें, हम आपको इस वीडियो के माध्यम से 50 प्रश्न दिखाने वाले हैं, जो आपके भर्ती परीक्षा में टॉप हिस्ट्री के प्रश्न होने वाले हैं। रेलवे, एसएससी, बैंक चाहे स्टेट एग्जाम में आपको सपोर्ट करेगा, यकीन के साथ कह सकता हूँ, 100% गारंटी लिख कर कह देता हूँ। आपके 12th लेवल में पूछेगा, अगर आप एग्जाम है तो पढ़ लो मेरे भाई, पढ़ लो। नेक्स्ट, फिर बाद में पछताना ना पड़े कि हाँ पढ़ा रहे थे और हमने देखा नहीं। चलिए, 1853 के चार्टर अधिनियम द्वारा किस प्रावधान को मंजूरी दी गई थी? क्या? 1853 के चार्टर अधिनियम द्वारा किस प्रावधान को मंजूरी दी गई थी? तो आपका आंसर आएगा पश्चिमी विज्ञानों की शुरुआत, मतलब पश्चिमी विज्ञानों की जो शिक्षा है आप कह सकते हो, या पश्चिमी विज्ञानों की जो शुरुआत किया गया था साइंस को 1813 के चार्टर एक्ट अधिनियम में। बार बार हमें चार्टर एक्ट पूछ रहा है। जितने भी एक्ट हैं गहराई से ऊपर ऊपर ना पढ़ना भाई, ऊपर ऊपर पढ़ोगे तो ना बनेगा ना, तो अंदर गहराई से पढ़ोगे तो मजा आ जाएगा भाई। अगला देखो, 1793 में शुरू की गई कॉर्नवालिस संहिता खालिस्तान के लिए जानी जाती है। तो याद रखें, देखो फिर आ गया उसी प्रकार से, तो वही जमींदारी प्रथा को समाप्त करने से,
अगर आपको पूछ लिया जाए जो कॉर्नवालिस संहिता मतलब कानून नियम, अगर पूछे कि कॉर्नवालिस संहिता या नियम किससे संबंधित है, तो याद रखें जमींदारी को, जो जमींदारी प्रथा हुआ करती थी पहले, उसको समाप्त करने, तो जमींदारी प्रथा को समाप्त करना इसका उद्देश्य था कॉर्नवालिस नियम संहिता का। अब ये कब आया था, तो ये प्रश्न पूछेगा तो आप बोलेंगे 1793 में। क्या आएगा? 1793 में। चलिए, इस प्रकार से हम आगे बढ़ रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखो, प्रतिहारों के प्रसिद्ध शासक मिहिर भोज ने कौन सी उपाधि धारण की थी? देखिएगा, अब हम इतिहास के प्रश्न पूछ रहे हैं राजाओं के बारे में, तो मिहिर भोज याद रखें, प्रतिहार वंश तो आपने सुना होगा, ठीक है। और इसके पहले शासक उपेंद्र माने जाते हैं, आपने सुना होगा कौन? उपेंद्र। तो प्रतिहार वंश के शासक या संस्थापक या पहले शासक उपेंद्र सिंह माने जाते हैं। लेकिन हमें पूछ रहा है प्रतिहारों के प्रसिद्ध शासक कौन? मिहिर भोज ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो आंसर आएगा अद्यु राय। अद्यु राय, समझे? हाँ। और अगला प्रश्न आप देख पाएंगे, अभी 20 प्रश्न रह गए, ध्यान रखिएगा। भारत में यानाओ या आनम और चंद्रनगर को किस औपनिवेशिक शक्ति ने अपने अधिकार में रखा था? तो याद रखें फ्रेंच, मतलब फ्रेंच भारत के तो है नहीं है। हमारे भारत में बहुत सी कंपनी आई और कंपनी ने राजपाट किया, लेकिन सबसे ज़्यादा अंग्रेजों ने किया, है ना। उसी प्रकार से फ्रेंच एक विदेशी कंपनी था जो उद्देश्य इसका व्यापार करना था, लेकिन इन्होंने औपनिवेशिक शक्ति का उपयोग करके अपने अधिकार में रखा था, जिसको यानम और चंद्रनगर को, ठीक है। ये फ्रेंच ने लोगों ने किया था। अगला प्रश्न आप देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल पर बड़ी संख्या में टेराकोटा खिलौने पाए गए हैं? टेराकोटा मतलब होता है मिट्टी के खिलौने जिन्हें आग में पकाकर पकाया जाता है। इसके साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। और मोहनजोदड़ो पड़ता है भाई पाकिस्तान वर्तमान में, और सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल माना जाता है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, है कि नहीं? चलिए, और भी बहुत स्थल है, आप देख पा रहे हैं, कालीबंगा है, मोहनजोदड़ो है, लोथल है, राखीगढ़ी है, धोलावीरा है। तो मैं बार बार इतला कर दूं आपको, अगर आप एग्ज़ाम लेट है, क्योंकि आपको पता 7 अगस्त से एग्ज़ाम चालू होगा, जो लगभग 9 सितंबर तक चलेगा, तो इस डेट में एग्ज़ाम आपका हो अगले महीने है, सुन लीजिएगा, वक्त बहुत तुम्हारे पास, यही पैटर्न का, यही प्रकार के, यही टॉपिक के प्रश्न पटकने वाला है, तो एग्ज़ाम याद रखें। और जब एग्ज़ाम चलेगा 7 अगस्त से, तो हम जीके जीएस का एनालिसिस कवर करने वाले हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो जरूर देखिएगा जीके जीएस का एनालिसिस, ठीक है। बिल्कुल 100% ना, 99% सटीक जानकारी होगा, चिंता ना करो आप लोग। नेक्स्ट अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह के लिए देसी राजाओं का सपोर्ट जुटाने हेतु बिठूर से कालपी, दिल्ली और लखनऊ की यात्रा की थी? देखिएगा हमें क्या कह रहा है, अभी जो प्रश्न पूछा वो क्रांतिकारी, मतलब ऐसा क्रांतिकारी का नाम बताओ जो 1857, बार बार क्रांति 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 विद्रोह पूछ रहा है। तो 1800 क्रांति में अंग्रेजों के विरुद्ध देसी राजाओं को जुटाने के लिए, मतलब इकट्ठे करने के लिए बिठूर से कालपी गए, दिल्ली गए, लखनऊ गए और यात्रा करके आए, और लोगों को, राजाओं को समझाया कि हम क्रांति में बहुत बड़ा बदलाव करने वाले। तो नाना साहब, आपने सुना होगा नाम। चलिए नेक्स्ट, हरित क्रांति के क्रियान्वयन के बाद खाद्य सहायता पर भारत की निर्भरता कम हो गई थी। हरित क्रांति से पूर्व किस अमेरिकी कार्यक्रम के तहत भारत को गेहूं की सहायता प्रदान की थी? देखिएगा, आपको पता है कि हरित क्रांति के क्रियान्वयन के बाद, मतलब हरित क्रांति के पहले भारत में गेहूं का उत्पादन नहीं होता था। जैसे हरित क्रांति आई, गेहूं, धान, इन चीज़ों में उत्पादन बहुत अच्छा हो गया। अभी भारत निर्यात भी कर रहा है। निर्यात मतलब जानते हो क्या होता है? मतलब सामान विदेश पहुंचाना। तो पहले भारत के पास नहीं था, भारत पहले अमेरिका से मंगवाता था, समझे। तो हरित क्रांति के पहले जो आपका योजना था उसका नाम पूछ रहा है, उस अमेरिका कार्यक्रम का नाम बताओ जिसके तहत भारत में गेहूं आता था। आंसर आएगा PL 480। क्या है? PL 480। नेक्स्ट अगला प्रश्न आप देखेंगे, मौर्य साम्राज्य के दौरान प्रदेशस्त्री, देखो मौर्य साम्राज्य, मराठा साम्राज्य,
गुप्त साम्राज्य, इन सब का प्रश्न पूछ रहा है। तो मौर्य साम्राज्य के दौरान प्रदेशत्री शब्द किस अधिकारी के लिए उपयोग किया जाता था? तो याद रखें, अपराध के दमन के लिए जिम्मेदार, मतलब आप कह सकते हो कानून अधिकारी, जो कानून संभालता था उसे हम बोल सकते हैं प्रदेश क्षत्रिय। क्या बोल सकते हैं? प्रदेश क्षत्रिय। तो ये आपका मौर्य साम्राज्य का शासनकाल के समय अधिकारी का नाम था। देखिएगा, भोलानाथ का प्रश्न अभी हमें और पूछा था और मुझे याद होगा इसी पार्ट में भाई, इसी पार्ट में पूछा हमें भोलानाथ के बारे में। तो भोलानाथ सिंह निम्नलिखित में से किस विद्रोह के नेतृत्व करता थे? याद रखें, तमार। पूछा कि नहीं बताओ? अब भी पूछा है। आप यहाँ डेट देख लेना और पिछले वाले प्रश्न में डेट देख लेना, उसके बाद कहना कि सर सही कह रहे हो। सही भाई, सही कह रहे हैं। हम फालतू अपना समय और आपका कीमती समय बर्बाद नहीं करेंगे। जानकारी सही सटीक होगी, 100% ऑथेंटिक होगी। आप अगर पढ़ रहे हो तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा और अपने सहपाठियों को भी अवगत कराएं कि बिल्कुल जानकारी सही मिल रही है, जिससे वो पढ़ लिखकर आगे बढ़ सकें। चलिए, अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, ब्रिटिश भूमि राजस्व नीति अत्यधिक शोषणकारी था। किस प्रणाली के तहत भूस्वामियों को फसल की पैदावार की उपेक्षा करके एक निश्चित संप्राप्ति का भुगतान करना पड़ता था? आंसर आएगा जमींदारी। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर हमने बोला था आपको, है ना। चलिए एक बार और रिपीट कर दिया। यहाँ पर ब्रिटिश भूमि राजस्व नीति अत्यधिक शोषणकारी थी, और आपको पता ही होनी चाहिए जो ब्रिटिश शासन काल में जो नीति हुआ करती थी भूमि से संबंधित, बहुत शोषणकारी थी। किस प्रणाली के तहत भू स्वामियों को फसल की पैदावार की उपेक्षा करके एक निश्चित संप्राप्ति का भुगतान करना पड़ता था? जमींदारी। जमींदारी मतलब होता है जमींदारी कि बहुत सी जमीनों को एक व्यक्ति को दिया जाता था, वो जमींदार कहलाता था। उसके तहत उसका जिम्मा था कि वो भू राजस्व चुकता करे। नेक्स्ट प्रश्न, रामोसी विद्रोह के लिए कार्य करने वाले रामोसी किस समुदाय के किलों की रक्षा करने के लिए रात्रि रक्षक थे? देखिएगा, रामोसी विद्रोह पूछ रहा है। और याद रखें, अभी एक प्रश्न और आया था, देखो विद्रोह का प्रश्न बार बार आ रहा है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, रामोसी विद्रोह का जो नेतृत्व करता था वो रामोसी जी थे, जिस कारण से उस विद्रोह का नाम क्या पड़ गया? रामोसी विद्रोह। और ये किलों की रक्षा करने के लिए रात्रि में रक्षक के रूप में काम करते थे। ये आपका आंसर है मराठा। समझे? अगर आपको पूछे कि रामोसी विद्रोह का संबंध किससे है, तो मराठा समुदाय से संबंधित है। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? रामोसी जी खुद थे, और ये किलों की रक्षा करने के लिए जिम्मा उठाए थे। अगला प्रश्न आप देखेंगे, हड़प्पा कालीन मुहरें। अभी एक प्रश्न और आया था कि हड़प्पा कालीन जो आपका टेराकोटा है वो कहाँ से मिल रहे हैं? तो हमने बताया मोहनजोदड़ो। हाँ, तो हड़प्पा कालीन प्रश्न भी आएगा। तो हड़प्पा कालीन मुहरें अधिकतर निम्नलिखित में से किससे बनी थी? तो याद रखें, स्टीटाइट। ठीक है, ऑप्शन भी आपका राइट हो जाएगा, स्टीटाइट आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र और उत्तराधिकारी कौन था? अभी हमें गुप्त वंश का प्रश्न पूछा था, भुक्ति के बारे में ना पूछा था? भुक्ति पूछा है, प्रांत पूछा है, और क्या पूछा था? अग्रहारिक पूछा था ना? पूछा था, हाँ। तो लेकिन यहाँ पर हमें पूछ रहा है चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र और उत्तराधिकारी कौन था? याद रखें, कुम्हारगुप्त। मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय को हम विक्रमादित्य भी कहते हैं। अब सुना होगा, इन्हीं के दरबार में कालिदास रहते थे और प्रश्न पूछ चुके, इनके बारे में पहले पूछ चुका है। तो कुम्हारगुप्त उनके पुत्र भी थे और उत्तराधिकारी भी थे, मतलब उनके बाद गद्दी पर बैठे थे। नेक्स्ट, मौर्य साम्राज्य में सिक्कों के निर्माण में किस धातु का व्यापक प्रयोग होता था? जैसे मौर्य साम्राज्य का प्रश्न पूछ रहा है, क्या क्या कह रहा है, मौर्य साम्राज्य में जो सिक्के बनते थे उस समय जो सिक्के अधिकांश चांदी के बनाए जाते थे। आजकल चांदी के बनते नहीं है, सोने के नहीं बनते हैं, है कि नहीं? तो सोचो, प्राचीन काल में चांदी सोने के सिक्के बनते थे। तो सिक्कों का जो वो था, क्या किस धातु के बने होते हैं मौर्य साम्राज्य में? तो आप बोलिएगा चांदी के, राइट आंसर होगा। और आपको बता दें, हर एग्जाम में आपको सहयोग करने वाला है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय सेफ्टी वाल्व सिद्धांत से सर्वाधिक रूप से कौन संबंधित था? तो याद रखें, ए ओ ह्यूम। और याद रखें, ये एक भारतीय व्यक्ति नहीं है, ये ब्रिटिश व्यक्ति है, आप कह सकते हो अंग्रेज व्यक्ति। ठीक है, इसी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को मुंबई महाराष्ट्र में किया था। कहाँ पर किया था?
मुंबई जो कहाँ पड़ता है आपके महाराष्ट्र, आप पता होनी चाहिए। तो 28 दिसंबर 1885 को मुंबई महाराष्ट्र में ए.ओ. हुम ने स्थापना किया था कांग्रेस का। और WC मतलब व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष बने थे। इनसे प्रश्न भी पूछता है, याद रखें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष पूछे तो आप कांग्रेस पार्टी क्या बोलेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे। ठीक है, तो यहाँ प्रश्न पूछा था जो सेफ्टी वाल्व एक सिद्धांत है, इससे संबंधित कौन है, तो याद रखें ए हुम, और इसका संबंध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से है, ये आपको समझना पड़ेगा। नेक्स्ट, भारत के शुरुआती आदिवासी विद्रोहों को भड़काने में दीकू की क्या भूमिका थी। दीकू याद रखें एक क्रांतिकारी व्यक्ति था। वे जमींदार, साहूकार और आदिवासी समुदाय का शोषण करने वाले अधिकारी जैसे बाहरी लोग थे। मतलब कहने का मतलब है कि जो प्राचीन समय में आपको पता है आदिवासियों के समय बहुत कुछ विद्रोह हुआ करता था, आदिवासी अत्याचार, उनका शोषण, उनका बलात्कार आप कह सकते हो ना। तो आदिवासी समुदाय के जो विद्रोहों को भड़काने में दीकू की भूमिका ये रही कि दीकू एक आप कह सकते देशद्रोही व्यक्ति था। ये जमींदार था, साहूकार था और आदिवासियों का शोषण करने वाला अधिकारी था, समझे। अब इसके कारनामे के चक्कर में आदिवासियों का शोषण हो रहा था, इस कारण से जो आदिवासी विद्रोह हुए और भड़क गए। तो ये आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी में सबसे पहले कपास की खेती के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, मेहरगढ़। याद रखना मेहरगढ़ एक स्थान है सिंधु घाटी से संबंधित, और हमें प्रश्न बार बार सिंधु घाटी प्रश्न पूछ रहा है, याद रखें। तो सिंधु घाटी से संबंधित जो मेहरगढ़ स्थल है, यहाँ पर खेती के साक्ष्य मिले हैं, वो भी किसकी खेती के, कपास। अगर आपको प्रश्न पूछे विश्व में, पूरी दुनिया में सबसे पहले कपास कहाँ हुई थी, क्या बोलेंगे आप लोग, मेहरगढ़, मतलब भारत में, है कि नहीं। लेकिन वर्तमान में ये पाकिस्तान ये पड़ता है भाई, है कि नहीं। तो विश्व में सबसे पहले कपास की खेती भारत में मानी जाती है, और भारत के अंदर पूछ रहा है सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा स्थल बताओ जहाँ पर कपास की खेती के साक्ष्य मिले हैं, मेहरगढ़। ठीक है, नेक्स्ट, भारत छोड़ो, देखो कुछ बातें आपको दिख रही होगी, कुछ बातें सुनना है, ध्यान रखिएगा। तो भारत छोड़ो आंदोलन के बाद आपको पता है कि 9 अगस्त 1942 को क्या हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। किसके लिए, अंग्रेजों को भगाने के लिए। इसी में दिया गया था करो या मरो का नारा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो का आंदोलन शुरू हुआ, और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, हमारे राष्ट्रपिता बापू महात्मा गांधी जी। के बाद पहली समानांतर सरकार किस शहर में स्थापित की गई, याद रखें सतारा। ठीक है, सतारा मेरे ख्याल से ये महाराष्ट्र में है, आप लोग कन्फर्म करके बता सकते कमेंट सेक्शन में। तो सतारा में पहली सरकार स्थापित किया गया था भारत छोड़ो के बाद। नेक्स्ट, निम्नलिखित जनजाति विद्रोह में कौन सा, देखिएगा, निम्नलिखित जनजाति विद्रोह में कौन सा विद्रोह 1857 के विद्रोह के दौरान नहीं हुआ था। मतलब 1857 विद्रोह आप पता है एक बहुत क्रांतिकारी विद्रोह था, जो देश की पहली स्वतंत्रता क्रांति मानी जाती है। सिपाही विद्रोह भी कहते हैं, सेना विद्रोह भी कहते हैं। और मंगल पांडे को तो आप जानते होंगे, इसी मंगल पांडे ने जो चर्बीयुक्त जो कारतूस रहते थे, जो सुअर के, गाय के मांस से बनाए जाते थे, और वो एक ब्राह्मण हुआ करते थे, तो जो उपयोग करते थे तो उनका धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची थी, इसका विरोध कर रहे थे। इसके बाद इनको फांसी में लटका दिया गया था मंगल पांडे को। इस कारण से 1857 क्रांति ने लू पकड़ ली थी, और यह 10 मई 1857 को मेरठ से शुरुआत हुई थी, ये भी याद रखें आप लोग। और प्रश्न पूछ रहा है कि 1857 क्रांति के समय विद्रोह नहीं हुआ था, तो ऑप्शन आपका राइट होगा बिरसा मुंडा विद्रोह। बिरसा मुंडा आप जानते होंगे मुंडा समुदाय के द्वारा हुआ था, और बिरसा मुंडा एक क्रांतिकारी हैं जिन्हें आदिवासी समुदाय या मुंडा समुदाय इन्हें क्या बोलते हैं, भगवान, बिरसा मुंडा, है ना। तो बिरसा मुंडा समुदाय के द्वारा किया गया विद्रोह आदिवासी विद्रोह था, जो 1857 के समय नहीं हुआ था, पहले ही हो चुका था। संबलपुर, नाइकाटा और संथाल, ये सब 1857 से संबंधित क्रांतियां हैं। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, बख्शी जगबंधु ने ब्रिटिश भूमि राजस्व नीति के खिलाफ पाई का विद्रोह। ठीक है, याद रखें पाई का विद्रोह कहाँ हुआ था पूछेगा तो ओडिशा, याद रखना विद्यार्थियों। देखो बार बार हमें अभी तक हम 100 प्रश्न नहीं पहुंचे हैं, और हमें बार बार विद्रोह 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 और इतिहास का प्रश्न है। बख्शी जगबंधु ने ब्रिटिश भूमि राजस्व नीति के विरोध में
पाइका विद्रोह का नेतृत्व किस वर्ष किया था? 1857 में। तो ब्रिटिश के जो भूमि राजस्व नीति थे उसके खिलाफ किया था, और विद्रोह का नाम पाइका था। 1817 में हुआ था उड़ीसा में, और नेतृत्वकर्ता कौन थे? बख्शी जगबंधु। प्रश्न पूछेगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन संथाल विद्रोह का भागीदारी नहीं था? मतलब, और कहाँ पूछा है? 5 तारीख 6वां महीना मतलब जून 2025, पहले शिफ्ट में। आपको पता है 5 जून से 24 जून तक चला था, अभी 7 अगस्त से आपको चलने वाला 9 सितंबर तक। इस डेट में एग्जाम होगा। हम जीके जेएस का एनालिसिस कवर कराएंगे, याद रखें। आप अगर एग्जाम दे रहे हो तो आपको शिफ्ट बाय डे बाय आप हमें देख सकते हो, प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह संथाल विद्रोह से कौन संथाल विद्रोह से संबंधित नहीं था? कान्हो था, भैरव था, चंद था, लेकिन ताना भगत नहीं था। याद रखें, ताना भगत किससे संबंधित था? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं, क्योंकि हम इसके बारे में बता चुके हैं पहले भी, और प्रश्न पूछ चुका है कि ताना भगत का संबंध किससे है, पूछा है। अगर तुमने पढ़ा होगा भाई तो बताओगे, वरना नहीं बताओगे। उम्मीद करता हूँ कि आप बताने का प्रयास करेंगे, क्योंकि पूछ चुका है। अगला, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष एक नया कानून पारित किया था जिसके तहत कंपनी की सेना में नौकरी लेने वाले हर व्यक्ति को आवश्यकता पड़ने पर विदेशों में सेवा करनी पड़ती थी? तो कहने का मतलब ये है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक नियम बनाया जिसमें कहा कि जो भारतीय कंपनी के जो सेना में जो नौकरी कर रहे हैं लोग, उनको विदेश में भी जाना पड़ सकता है। 1856 के तहत 1856 में एक नीति बनाई गई कि भारत में जो भी सेना है, चाहे वो भारतीय वाले हो चाहे ब्रिटिश वाले हो, और भाई भारत में भारतीय सेना ही काम कर रही थी, वो भी अंग्रेजों के अधीन। तो कहा गया 1856 में कि आप भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के सेना के रूप में काम कर रहे हैं, आपको विदेश में भी सेवा देनी पड़ेगी। समझे जी? आपका 1856 में कानून बनाया गया था, और आप देख पाएंगे इस सेकेंड क्लास, आप ध्यान रखें, मॉक टेस्ट हम नाम दिया है। फर्स्ट पढ़ा चुके हैं 50 प्रश्नों का, सेकेंड चल रहा 50 प्रश्न। इसी प्रकार हमने आपको 100% दिखा दिए, अब इतिहास के दिखा दिए, अब और अदर सब्जेक्ट के दिखाएंगे। समझे? अगर आप पढ़े चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। मरोत्तर साम्राज्य के दौरान क्या? मरोत्तर साम्राज्य के दौरान एक आंतरिक व्यापार मार्ग उत्तरापथ खालिस्तान से जोड़ता है। याद रखें, आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर, भारत के उत्तरी और पूर्वी भागों को उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों से। समझे? क्या? भारत के उत्तरी और पूर्वी भागों को, जो भारत का उत्तरी हिस्सा आपको पता है जी, आप भारत मान लीजिए, ठीक है, भारत थोड़ा बना लेते हैं भाई, क्या समस्या है कि नहीं? चलिए, तो आप देखो, भारत के उत्तरी पूर्वी, आपको पता है उत्तर पूर्वी से बोलते हैं यहाँ पर लोग, है उत्तर पूर्व, और पूर्वी भागों को जोड़ने के लिए जो एरिया, इस एरिया को आप कह सकते हो जोड़ सड़क बनाया गया था, आंतरिक व्यापार मार्ग, इसे हम उत्तरापथ के नाम से जानते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको 50% दिखाया है, और ये मॉक टेस्ट सेकेंड क्लास, याद रखें। तो आप हमें पर डे देखना चाहते हैं तो आप वीडियो को अच्छे से ध्यान लगा के देखो, और आपको बता दें 100% गारंटी के साथ कहता हूँ मैं, आप एग्ज़ाम में आएगा। और खासकर एग्ज़ाम अगर आप इसी महीने चालू हो गया 7 अगस्त से, 12th लेवल एनटीपीसी में आपको सपोर्ट करेगा, क्योंकि एनटीपीसी के तो प्रश्न पत्र हैं स्नातक के, और CBT 2 एग्जाम होगा एनटीपीसी स्नातक का, वहाँ पर भी आपको सपोर्ट करेगा। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें कि वीडियो कैसा लगा। और इसी प्रकार से आप हमें देखना चाहते हो तो बेल आइकन दबा लीजिएगा, और अप टू डेट जानकारी, भर्ती परीक्षाओं की जानकारी हेतु भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और अच्छा लगा वीडियो तो जरूर शेयर करें। हर विद्यार्थी का, जो विद्यार्थी आर्थिक रूप से कमजोर है लेकिन पढ़ना तो चाहता है लेकिन पैसे नहीं है, समस्या है, पढ़ नहीं पा रहा है, उसके पास जानकारी पहुंच सके, और वो हमारे माध्यम से पढ़ लिख कर आगे बढ़ सके, और आपका नाम ले सके कि आपने हमें बताया। चलिए, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट। जब तक आप इंतजार करें, अगर इंतजार है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पढ़ते